नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शाह पीएसपी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की हमारी यह कक्षा द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र इकाई 1 के अंतर्गत कवि केशव दास का व्यक्तित्व एवं परिचय के बारे में हमने पहले पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कवि केशव दास के काव्य की विशेषताएं। केशव दास के काव्य की विशेषताएं। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से 15 अंक का प्रश्न है। आप बहुत सावधानी से इसे पढ़ें, ध्यान में रखें और जो बिंदु आपको आवश्यक लगे उसे आप अवश्य नोट करें। तो आइए मित्रों, बात करते हैं हम कवि केशव के काव्य की विशेषताएं। दोस्तों, केशव अलंकारवादी संप्रदाय के या केशव अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे। इसीलिए स्वाभाविक था कि भामह, उद्भट और दंडी आदि अलंकार संप्रदायों के आचार्यों का इन्होंने अनुसरण किया। तो यहाँ एक प्रश्न आता है कि केशव कैसे कवि थे? तो केशव अलंकार संप्रदायवादी कवि थे। इन्होंने अलंकारों के दो भेद माने, साधारण अलंकार और विशिष्ट अलंकार। साधारण अलंकार के अंतर्गत इन्होंने वर्णन, वर्ण्य, भूमिश्री वर्णन, राज्यश्री वर्णन आदि को बताया। जो काव्य कल्प, लतावृत्ति और अलंकार शेखर पर आधारित है, इस तरह से अलंकारी और अलंकार में भेद नहीं मानते हैं। अलंकारों के प्रति विशेष रुचि होने के कारण काव्य पक्ष दब गया है और सामान्य से सहृदय कवि नहीं माने जाते। इसीलिए कवि केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है मित्रों? तो कवि केशव दास को। आगे और बात करते हैं तो विशिष्ट प्रबंध काव्य रामचंद्रिका, प्रभात निर्वाह, मार्मिक स्थलों की पहचान, प्रकृति वर्णन आदि की दृष्टि से इनका श्रेष्ठ नहीं था। परंपरा पालन और अधिकाधिक अलंकारों को समाविष्ट करने के कारण वर्णनों की भरमार है। नगर शोभा, साज सज्जा आदि के वर्णन में इनका मन अधिक रमा है। संवादों की योजना में नाटकीय तत्वों के सन्निवेश के कारण इन्हें विशेष सफलता मिली है। प्रबंधों की अपेक्षा मुक्तकों में इनकी सरलता अधिक स्लोप हुई है। विशेषताओं की बात कर रहे हैं तो मित्रों, पहली विशेषता है वर्ण विषय। केशव दरबारी कवि थे। कई राजा महाराजा और दरबारों के आश्रय में रहे और रहते हुए अपनी काव्य रचना को आगे बढ़ाया। अन्य दरबारी कवियों की तरह इन्होंने भी अपने आश्रयदाता का यशोगान किया। वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जसचंद्रिका उनकी ऐसी रचनाएं हैं। केशव का दूसरा रूप आचार्य का था, जिनमें उन्होंने आचार्यत्व को प्रदर्शित किया। कवि प्रिया और रसिक प्रिया इन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर लिखा, उनके उदाहरण लिखे। रामचंद्रिका का विषय राम भक्ति है, किंतु केशव ऐसे पहले कवि थे जो भक्त बाद में और कवि पहले थे। अतः भक्ति भाव की अपेक्षा काव्य चमत्कार में प्रदर्शन की भावना इनकी अधिक रही। अगली रचना में हमने बात की थी विज्ञान गीता। तो विज्ञान गीता में केशव ने वैराग्य से संबंधित भावनाओं को व्यक्त किया है। ये इनके काव्य की पहली विशेषता हुई। वर्ण्य विषय, अलग अलग विषयों पर उन्होंने काव्य रचना की। दूसरी विशेषता आती है मित्रों, प्रकृति चित्रण। राज दरबारों की साज सज्जा के बीच रहने के कारण केशव की प्रवृत्ति प्रकृति में नहीं रही।
उन्होंने प्रकृति चित्रण, उनका जो प्रकृति चित्रण किया भी सही तो वो दोषपूर्ण था, उसमें परंपरा का निर्वाद अधिक नहीं हुआ था, मौलिकता और नवीनता कम थी, वर्णन करने में कहीं कहीं केशव ने काल और स्थान का भी ध्यान नहीं रखा है। अलंकारों के बोझ से दबी प्रकृति अपना सहज सौंदर्य खो बैठी। प्रकृति के संबंध में केशव की कल्पनाएं कहीं कहीं पर बड़ी असंगत और अरुचिकर लगती थी। अरुण सूर्य को कापालिक काल का रक्त से भरा कपाल बना देना कसे का चक्कर प्रतीक होता है। आगे बात करते हैं मित्रों हम तीसरे बिंदु की संवाद योजना। केशव के काव्य की सबसे बड़ी और मुख्य विशेषता अगर है तो उनकी संवाद योजना। क्या है? संवाद योजना। दरबारी कवि होने के कारण केशव में राज दरबारों की वाक्पटुता वर्तमान थी, अतः संवादों की योजना में उन्हें असाधारण सफलता मिली। उनके संवाद बहुत आकर्षक हुए। राज दरबार जैसी हाजिर जवाबी और शिष्टता है, उनके द्वारा चरित्रों का उद्घाटन किया गया है। जनक विश्वामित्र संवाद, लवकुश संवाद, सीता हनुमान संवाद, रावण अंगद संवाद आदि। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है रावण अंगद संवाद का कि गेंद करेऊ में खेल को हरिगिरि केशव दास, शीस चढ़ाए आपने कमल समान साहस। रावण है वो अंगद को कह रहा है कि हे अंगद, मैंने इस पृथ्वी पर जो बड़े बड़े पर्वत थे उन पर्वतों को तो गेंद के समान ही खेल खेल में हरिगिरि का अर्थ होता है कैलाश पर्वत। कवि कह रहे हैं कि मैंने कैलाश पर्वत को तो हरिगिरि मेरा आराध्य देव भगवान शंकर का जो निवास स्थान है उस कैलाश पर्वत को तो खेल खेल में ही गेंद समझ के उठा लिया था और शीश चढ़ाए आपने, और मेरे उस आराध्य शिव के सामने मैंने अपने 10 सिरों को कमल के समान समझकर चढ़ा दिया था। तो अंगद उसका जवाब देते हुए कहता है कि जैसो तुम कहत उठायो एक गिरिवर, कि हे रावण, तुम जैसा कहते हो कि तुमने एक पर्वत को उठा लिया था, तो ऐसे कोटि कपितक के बालक उठावही। तो ऐसे करोड़ों पर्वतों को तो हम वानरों के बच्चे सामान्य रूप से ही उठा लेते हैं। और काटे जो कहत शीश काटन घनेरे घाघ, और तुम शीश काटने की, सिरों को काटने की बात करते हो तो मगर के खेले कहाँ भट्ट पद पावही। कि ऐसे तो हमने खेल खेल में ही कितने सिर काट दिए थे, लेकिन तुम तो एक सिर काट के अयोध्या की पदवी चाहते हो। इस तरह से इनकी संवाद योजना थी। आगे विशेषता आती है पांडित्य प्रदर्शन। आचार्य केशवदास उच्च कोटि के विद्वान थे, उनके काव्य में कल्पना अधिक थी, उनका ध्यान जितना पांडित्य प्रदर्शन की ओर था उतना भाव प्रदर्शन की ओर नहीं था। पांडित्य प्रदर्शन को इसी प्रवृत्ति के कारण कुछ आलोचकों ने केशव को हृदयहीन का भी कहा, इसलिए कठिन काव्य का प्रेत कहा, किंतु यह आरोप पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि पांडित्य प्रदर्शन के साथ साथ केशव के काव्य में ऐसे अनेक स्थल है जहाँ उनकी भावुकता और सहृदयता भी देखी जा सकती है। आगे बात करते हैं मित्रों उनके काव्य की अगली विशेषता है भाषा। केशव ने अपने काव्य का माध्यम ब्रज भाषा बनाया, ब्रज भाषा में ही अपनी सारी रचनाएं लिखी, और ब्रज भाषा का ढला हुआ रूप सूर आदि अष्टछाप कवियों में मिलता है, वह केशव की कविता में नहीं। केशव संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित थे और उनकी भाषा संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित थी। उनकी भाषा में संस्कृत से प्रभावित होने के कारण तत्सम तद्भव के शब्द थे, छंदों का भरमार था। केशव की भाषा पर बुंदेलखंडी भाषा का भी मिश्रण है, और केशव ने कहीं कहीं तो ऐसे शब्दों को गढ़ लिया जैसे चाय चाप से चाप किया,
ऐसे अप्रचलित शब्दों का भी उन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। संस्कृत और बुंदेलखंडी की अत्यधिक प्रभाव के कारण लंबी लंबी संवाद योजना, अप्रचलित शब्दों के प्रयोग आदि के कारण केशव की भाषा में कहीं कहीं अत्यंत कठिनता आ गई है, क्लिष्टता आ गई है। आगे बात करते हैं मित्रों शैली की। स्टाइल, केशव की शैली पर उनके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने अपने किसी पूर्व कवि का अनुसरण नहीं किया। अपने कवियों की कविताओं के बीच उनकी कविता को सरलता से पहचाना जा सकता है। संक्षिप्त में ये कहा जा सकता है कि केशव की शैली प्रौढ़ भी है और गंभीर भी है। पांडित्य प्रदर्शन के कारण वह कुछ कठिन हो गई है। आगे बात करते हैं मित्रों अगली काव्य की विशेषताएं। रस, केशवदास ने अपने काव्य में अनेक स्थलों पर अलग अलग रसों का वर्णन किया है, किंतु मुख्य रूप से उन्होंने श्रृंगार और वीर रस का ही वर्णन किया है। श्रृंगार के भी दोनों पक्ष, संयोग और वियोग का, और वीरोचित उत्साह के मार्मिक वर्णन में भी उन्होंने वर्णन किया है। अगली विशेषता है काव्य की छंद। छंद के विषय में केशव का ज्ञान बहुत अधिक था। जितने प्रकार के छंदों का प्रयोग इन्होंने किया साहित्य में, इतने छंदों का प्रयोग किसी अन्य कवि ने नहीं किया। रामचंद्रिका को तो छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। ये पहले हमने पढ़ी थी लाइन, छंदों का अजायब घर कहा जाता है रामचंद्रिका को। केशव की छंद योजना संस्कृत साहित्य की छंद योजना है। उन्होंने कविता, सवैया, दोहा आदि छंदों का प्रयोग किया। अगली विशेषता आती है मित्रों अलंकार। केशव अलंकारवादी कवि थे, इसलिए अलंकारों का होना स्वाभाविक है। अतः उनकी कविता में अलग अलग अलंकारों का प्रयोग इधर उधर बहुत सारी जगह दिखाई देता है। अलंकारों के बोझ से उनकी कविता दब गई, उनके भाव दब गए और पाठक में केवल चमत्कार ही दिखाई देने लगा। जहाँ अलंकार योजना के प्रति केशव को कठोर आग्रह नहीं है, उन्होंने कविता अत्यंत हृदयग्राही और सरस है। उपमा अलंकार का एक उदाहरण यहाँ पे देखिए। दशरथ मरण के उपरांत भरत जब महल में प्रवेश करते हैं तो वे माताओं को वृक्ष विहीन लताओं के समान पाते हैं और कहते हैं कि मंदिर मातु बिलोक अकेली, जो बिनु वृक्ष विराजती बेली। आगे बात करें मित्रों उनके काव्य की, ये मोटी मोटी विशेषताएं थी। अब बात करते हैं साहित्य में केशव का स्थान कौन सा है। तो निश्चित ही केशवदास हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य हैं, रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं। हिंदी में सर्वप्रथम उन्होंने काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया। यह ठीक है कि उनके काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता अधिक है। पांडित्य प्रदर्शन के कारण उनका काव्य है वो कठिन हो गया है, इसलिए उन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है। किंतु उनका महत्व बिल्कुल समाप्त हो गया ऐसा नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि के समान सरलता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यों का विस्तृत परिचय उन्होंने करा दिया है, आगे के लिए मार्ग खोला है। केशवदास जी वस्तुतः एक श्रेष्ठ आचार्य कवि थे। सूर और तुलसी के पश्चात हिंदी काव्य जगत में उनकी गणना की जाती है। इस प्रकार दोस्तों आज की कक्षा में हमने कवि केशव के काव्य की विशेषताओं को पढ़ा, देखा, समझा। आप इसे अपने रजिस्टर में अवश्य नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।